Hello everyone, today we are going to start a new topic residual ridge resorption जो एक कंटिन्यूएशन में है कंप्लीट डेंचर में ही, जिसमें इंट्रोडक्शन टू डेंचरलेस स्टेट हमने पहला चैप्टर पढ़ा था। देन दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं रेसिडुअल रिज रिजॉर्प्शन जो कि उसी चैप्टर में है, कंप्लीट डेंचर के ही चैप्टर में है। तो अब हम लोग इस टर्म का मीनिंग समझते हैं। व्हाट इज़ रेसिडुअल रिज रिजॉर्प्शन? रेसिडुअल मीन्स बचा हुआ, रेसिडुअल रिज रिजॉर्प्शन, रिज रिजॉर्ब होने के बाद कितनी बची है उसे बोलते हैं रेसिडुअल रिज रिजॉर्प्शन। इसको शॉर्ट टर्म में हम RRR बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन हम लोग देखें तो क्या होती है, अ टर्म यूज्ड फॉर डिमिनिशिंग क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द रेसिडुअल रिज आफ्टर द टीथ आर रिमूव्ड। जैसे ही किसी भी इंसान के सारे दांत निकाल दिए जाते हैं, वैसे ही जो डिमिनिशिंग क्वांटिटी और क्वालिटी होती है जो बची हुई रिज की, उसको बोलते हैं RRR यानी रेसिडुअल रिज रिजॉर्प्शन। RRR is considered as the chronic, progressive and irreversible cumulative oral disease। ये कैसी होती है? क्रोनिक भी होती है, प्रोग्रेसिव और इरिवर्सिबल ओरल डिजीज़ मानी गई है। तो अब हम देखेंगे कि पैथोलॉजी ऑफ RRR क्या है, कैसे रेसिडुअल रिज रिजॉर्प्शन होता है मैक्सिला में और मैंडिबल में। तो मैक्सिला रिजॉर्व वर्टिकली एंड पैलेटली इन द एंटीरियर रीजन। अब हम लोग देखें तो क्या बोल रहा है, ये मैक्सिला रिजॉर्व करता है वर्टिकली और पैलेटली इन द एंटीरियर रीजन। पहले तो हम लोग इसको देख लें, इस फिगर को हम लोग देख लें तो ये शॉर्ट टर्म में हमें पहले समझ में आ जाएगा, देन हम इसको लिखी हुई चीज़ बताएंगे। तो मैक्सिला में क्या है, वर्टिकल की डायरेक्शन की बात करें तो मैक्सिला में क्या होगी, अपवर्ड। ये जो डायरेक्शन है, यही जो डायरेक्शन है, ये इसको वर्टिकली बोलेंगे। और इसमें क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि ये डायरेक्शन वर्टिकली होगी। तो और हमेशा जो मैक्सिला में रिजॉर्प्शन होता है वो हमेशा अंदर की ओर होता है, तो ये इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। और हमेशा जो मैंडिबल में होता है वो हमेशा बाहर की ओर होता है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। अब हम इसको यहाँ पे देख के समझते हैं। तो मैक्सिला कैसे रिजॉर्ब करता है, वर्टिकली और पैलेटली एंटीरियर रीजन में। हम एंटीरियर रीजन की बात कर रहे हैं, तो ये वर्टिकली होगा और पैलेटली होगा। तो कुछ रिज ऐसे ही होती चली जाएगी एंटीरियर रीजन में। और अगर पोस्टीरियर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वर्टिकली एंड मीडियली इन द पोस्टीरियर रीजन। और वर्टिकली हो रही है और मीडियली हो रही है इन द पोस्टीरियर रीजन। तो इसके बाद हमें कैसी रिज दिखाई देगी ये, द मैक्सिलरी रिज बिकम प्रोग्रेसिवली स्मॉलर एंड द इंसिसिव फोरामेन कम नियरर एट टू द क्रेस्ट ऑफ द रिज एज द रिजॉर्प्शन प्रोग्रेस। अब जैसे जैसे ये रिजॉर्प्शन बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे हमारा क्या होगा, जो इंसिसिव फोरामेन है वो एकदम क्रेस्ट पे आ जाएगा। अब इसी तरह हम अगर मैंडिबल का रिजॉर्प्शन देखें तो मैंडिबल रिजॉर्ब्स वर्टिकली एंड लिंगुअली इन द एंटीरियर रीजन। तो हमारा जो मैंडिबल है वो कैसे रिजॉर्ब हो रहा है, वर्टिकली हो रहा है, यानी कि इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा ये, तो वर्टिकली हो रहा है। और लिंगुअली हो रहा है, इसमें भी देखें एंटीरियर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वर्टिकली हो रहा है और लिंगुअली हो रहा है, यानी कि ऐसे ऐसे हो रहा है। और अगर हम पोस्टीरियर की बात करें तो वर्टिकली एंड लेटरली, पोस्टीरियर की बात कर रहे हैं तो वर्टिकली एंड लेटरली। तो ये हमें कैसा अपीयरेंस दे रहा है, थोड़ा सा ब्रॉडर अपीयरेंस दे रहा है, क्योंकि ये लेटरली भी हो रहा है। तो मैंडिबल रिज अपीयर्स प्रोग्रेसिवली वाइडर ऑन द रिजॉर्प्शन। तो ये हमें कैसी दिखाई देगी, थोड़ी सी वाइडर दिखाई देगी रिजॉर्प्शन के होने के बाद। प्रोग्रेसिव रिजॉर्प्शन ऑफ द मैक्सिलरी एंड द मैंडिबुलर रिजेस मेक मैक्सिला नैरोअर एंड मैंडिबुलर वाइडर। तो इससे क्या हो रहा है कि मैक्सिला हमारा थोड़ा नैरोअर दिखाई दे रहा है, जबकि मैंडिबुलर हमारा वाइडर दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं कि इसका रेसिडुअल रिज रिजॉर्प्शन का कुछ क्लासिफिकेशन दिए थे, जैसे कई साइंटिस्ट ने दिए थे, नील थे, ब्रेनमार्क थे, पर जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वो एटवुड का क्लासिफिकेशन है। ये एटवुड आए, इन्होंने 1963 में अपना क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने किस हिसाब से रिज रिजॉर्प्शन हो रहा है उसके 6 ऑर्डर में उसको डिस्क्राइब किया। अब 6 ऑर्डर क्या क्या हैं ये हम लोग जानते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला कि जब एक्सट्रैक्शन नहीं हुआ है तब जो रिज है उसकी लेंथ और विड्थ कितनी है, उसको उन्होंने बोला प्री एक्सट्रैक्शन एज, यानी कि ऑर्डर फर्स्ट में प्री एक्सट्रैक्शन स्टेज। देन पोस्ट एक्सट्रैक्शन, जैसे ही एक्सट्रैक्शन हो गया वैसे ही रिज कैसी हुई, इसको बोला
पोस्ट एक्सट्रैक्शन यानी कि ऑर्डर 2। अब ऑर्डर 3 में अगर हम लोग देख रहे हैं तो कोई भी हो, चाहे मैक्सिला हो चाहे मैंडिबल हो, तो मैक्सिला में भी कैसे रिजॉर्प्शन होता है, पैलेटली और लेबियली दोनों तरफ से होता है। और जबकि मैंडिबुलर में देखें तो कैसे होता है, लेबियली भी होता है और लिंगुअली भी होता है। तो हमारा रिजॉर्प्शन कैसे हो रहा है, इधर से भी हो रहा है, यानी कि अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये हमारा लेबियली हम मान लें और ये हमारा लिंगुअली मान लें, तो हर तरफ से रिजॉर्प्शन होता है। तो ये हमारा कैसा बनाएगा, जस्ट आफ्टर पोस्ट एक्सट्रैक्शन जब उस पर रिजॉर्प्शन होना शुरू हुआ, लेबियली भी और लिंगुअली भी, तो कुछ ये हो गई हाई वेल राउंडेड रिज। उसके बाद धीरे धीरे और रिजॉर्प्शन होना शुरू हुआ दोनों साइड से, लेबियली भी और लिंगुअली भी, या फिर लेबियली भी और पैलेटली भी। तो कैसी हुई, नाइफ एज रिज हुई, जो कि हम ये देख सकते हैं। उसके बाद वेल राउंडेड और लगता गया रिजॉर्प्शन होता चला गया, तो ये हमारा हो गई लो वेल राउंडेड। एंड उसके बाद डिप्रेस्ड यानी कि फ्लैट रिज। अब हम इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें तो एक चीज़ और देखते हैं हम कि इसको मेज़र करने की भी बहुत सारे मेथड हम लोग को बताए थे, बहुत सारे साइंटिस्ट ने बताए थे कि जब बोन लॉस हो रहा है तो उसको कई मेथड हैं एग्ज़ामिन करने के लिए। तो जैसे कि हम लोग एग्ज़ामिन कर सकते हैं बाय विजुअलाइजेशन मेथड कि कितना लॉस हुआ है, या फिर हम लोग एक और चीज़ से देख सकते हैं, पाल्पेट करके देख सकते हैं, पाल्पेशन से भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा लेटरल सेफ से भी हम लोग पता कर सकते हैं। और एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोल दिया कि इसको पता करने के लिए कि कितना बोन लॉस हुआ है, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ओपीजी है। तो ओपीजी क्या है, एक सिंपलेस्ट और सबसे यूज़फुल टेक्निक है पता करने के लिए कि कितना हमारा रेसिडुअल रिज रिजॉर्प्शन हुआ है, मतलब कितनी रेसिड्यू बची है रिज रिजॉर्प्शन के बाद। सबसे बेस्ट टेक्निक है ये जानने के लिए ओपीजी। ये किसने बताया था, विकल ने बताया था। ये किसने बताया था, विकल ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल ने बताया था कि ओपीजी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नो कि कितना रेसिडुअल रिज रिजॉर्प्शन हुआ है या फिर कितनी रिज रिजॉर्प्शन बची है, कितना रिज रिजॉर्प्शन हुआ है और उसके बाद कितनी रेसिड्यू बची है। अब हम इसकी पैथोजेनेसिस की बात कर रहे हैं। पैथोजेनेसिस क्या होता है, आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द टीथ द एम्प्टी सॉकेट आर फिल्ड विद द ब्लड टू फॉर्म ब्लड क्लॉट। जैसे ही एक्सट्रैक्शन हुआ तो उसमें ब्लड भर जाता है सॉकेट में और एक ब्लड क्लॉट बना लेता है। ड्यूरिंग हीलिंग अ न्यू बोन इज लेड डाउन। जैसे जैसे हीलिंग होती जाती है वैसे वैसे एक बोन वहाँ पे बनती जाती है। द रेसिडुअल रिज चेंजेस इन द शेप एंड द साइज एट वेरिंग रेट्स इन डिफरेंट इंडिविजुअल। अब हम लोग देखते हैं कि जो रेसिडुअल रिज है वो कैसे कैसे शेप चेंज करती है और अपने साइज़ को चेंज करती है हर इंडिविजुअल में अलग अलग रेट से, और कभी कभी सेम इंडिविजुअल में डिफरेंट टाइम्स में। और रेसिडुअल रिज resorption progress slowly over a long period of time resulting in the reduced residual ridge। और ये भी देखा गया है कि ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है। जनरली क्या होता है ना, ये कई लोगों ने बताया है, मतलब कई साइंटिस्ट ने बताया है कि जस्ट आफ्टर एक्सट्रैक्शन बहुत तेज़ी से रिज रिजॉर्प्शन होता है, मतलब 1 साल तक हमारा बहुत तेज़ी से रिजॉर्प्शन होगा। लेकिन आफ्टर जैसे ही सेकेंड ईयर शुरू होता है रिजॉर्प्शन स्लो प्रोसेस हो जाती है और ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाती है, फिर धीरे धीरे रिजॉर्प्शन होता है। उसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए जैसे कि एटवुड और क्वाय, इन सब ने क्या बोला कि जो इन्होंने बताया कि जो मैक्सिला होता है वो कंपैरेटिवली मैंडिबल के धीरे धीरे रिजॉर्ब होता है, जबकि मैंडिबल ज़्यादा तेज़ी से रिजॉर्ब होता है। और इन लोगों ने देखा कि जो मीन रेशियो ऑफ द एंटीरियर मैक्सिलरी रेसिडुअल रिज रिजॉर्प्शन था टू द एंटीरियर मैंडिबुलर रिज रिजॉर्प्शन वाज इतने रेशियो में था, यानी 1:4 के रेशियो में था। 1:4 का रेशियो मतलब कि जो मैक्सिला था जबकि 1 गुना रिजॉर्ब हो रहा था उसकी रिज, तो उसी टाइम पे मैंडिबल 4 गुना हो रही थी मैक्सिलरी की कंपैरिजन में। यानी कि जब 1 टाइम्स रेसिडुअल रिजॉर्प्शन हो रहा था मैक्सिला में, तो उसी टाइम पे 4 टाइम्स ज़्यादा रिजॉर्प्शन हो रहा था मैंडिबल में। अब हम लोग इसकी एटियोलॉजी की बात करते हैं कि क्यों इतना ज़्यादा रिजॉर्प्शन होता है, क्या क्या फैक्टर होते हैं। तो इसके फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो जनरली हम लोग 3 या फिर 4 कह सकते हैं, लेकिन मेनली हमारे 3 फैक्टर होते हैं जो हमारा रेसिडुअल रिजॉर्प्शन करवाते हैं। प्रोस्थेटिक फैक्टर भी होता है जिसको हम लोग मैकेनिकल के अंदर भी ले सकते हैं। तो एनाटॉमिक फैक्टर क्या होते हैं, जो एनाटॉमिकल फैक्टर्स होते हैं वो रेसिडुअल रिजॉर्प्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं।
एक चीज़ ये भी देखी गई है कि जिसमें जैसे कि वेल राउंडेड रिज होती है, एकदम स्क्वायर फेस होते हैं जनरली, वेल राउंडेड रिज होती है, तो उसमें क्या होता है ना, ब्रॉड प्लेट्स होती हैं और ये बहुत फेवरेबल होती हैं एनाटॉमिक फैक्टर के। मतलब जितना ज़्यादा ब्रॉड और वेल राउंडेड रिज होगी उतनी अच्छी रेसिडुअल रिजॉर्प्शन होती है, मतलब उतनी ही तेज़ी से रेसिडुअल रिजॉर्प्शन होगा, जो कि ये बहुत निगेटिव चीज़ होती है। तो मोर द बोन एंड मोर आर द चांसेस ऑफ द रिजॉर्प्शन, यानी कि जितनी ज़्यादा बोन उतना ज़्यादा चांसेस होंगे रिजॉर्प्शन के। बट द रेट एट विच इट में रिजॉर्ब में वेरी, और पर ये रेट थोड़ा अलग अलग हो सकता है कि ये कैसे रिजॉर्प्शन हो रहा है। अब एक साइंटिस्ट थे टैलग्रेन, इन्होंने क्या बोला कि जो मैंडिबल में इन्होंने देखा था कि जो प्रोनाउंस्ड एरिया हैं, मैंडिबल के जो प्रोनाउंस्ड एरिया हैं वो जल्दी रिजॉर्ब हो जा रहे हैं कंपेरेटिवली फ्लैट एरिया के। जो फ्लैट एरिया है वो उनसे ज़्यादा तेज़ी से रिजॉर्प्शन किसका हो रहा है, प्रोनाउंस्ड एरिया का हो रहा है। ये किसने बताया था, टैलग्रेन ने बताया था। तो ये भी एक एनाटॉमिक फैक्टर में ही आता है कि प्रोनाउंस्ड एरिया जल्दी रिजॉर्ब हो जाते हैं देन दैट ऑफ द फ्लैटेंड एरियाज़। अब मेटाबॉलिक फैक्टर्स की बात करें तो मेटाबॉलिक फैक्टर में हमारा क्या होता है, बोन रिजॉर्प्शन फैक्टर्स आते हैं, बोन फॉर्मेशन फैक्टर आते हैं। तो जो बोन रिजॉर्प्शन फैक्टर हैं वो रेसिडुअल रिजॉर्प्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं और बोन फॉर्मेशन फैक्टर हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो अगर हम लोग देखें तो खुद हम लोग अगर नोटिस करें तो हमारे अंदर हमारी एज जो है उस टाइम पे बोन फॉर्मेशन फैक्टर्स भी निकल रहे होते हैं, पर जो एल्डरली पीपल्स होते हैं यानी कि जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनमें बोन फॉर्मेशन फैक्टर इतना ज़्यादा नहीं निकलता है। तो ये एक बहुत ही वीक पॉइंट होता है उन लोगों के लिए। तो ये जोसन ने भी बताया कि जो ग्रोइंग पर्सन है उसमें क्या होता है, बोन फॉर्मेशन आउटवेज द रिजॉर्प्शन, बट इन द एज्ड रिजॉर्प्शन में नॉट बी कंपनसेटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द बोन। अगर हमको कहीं भी चोट लगती है तो इस एज में तो वो जल्दी हीलिंग हो जाती है क्योंकि हमारे पास बोन फॉर्मेशन फैक्टर्स हैं और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी हीलिंग को फास्टर कर देते हैं इन कंपैरिजन टू एल्डरली पीपल। तो ये एक बहुत ड्रॉबैक होता है। तो जो बोन फॉर्मेशन फैक्टर्स होते हैं वो अगर देखा जाए तो एज पीपल में कम निकलते हैं जिसकी वजह से रिजॉर्प्शन ज़्यादा हो जाता है। अब हार्मोन की भी बात करें तो ये भी देखा, ये किसने बताया, विकल ने बताया, इन्वेस्टिगेट किया कि ही फाउंड पॉजिटिव कोरिलेशन अमंग द लो कैल्शियम इनटेक, कैल्शियम फॉस्फोरस इम्बैलेंस एंड सिवियर रिजॉर्प्शन। अब ये भी देखा गया है जो लोग कैल्शियम ले भी रहे हैं, मान लीजिए कैल्शियम खाते भी हैं बट उनमें विटामिन डी की कमी होती है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और कैल्शियम फॉस्फोरस का इम्बैलेंस भी होने लग जाता है। तो ऐसे लोगों में क्या होता है ना, सिवियर रिजॉर्प्शन देखा गया है। तो हार्मोन्स जो होते हैं ना उनके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है, यानी कि हार्मोन्स भी एक मेटाबॉलिक फैक्टर है जिसकी वजह से रिजॉर्प्शन डिफर करता है। मैकेनिकल फैक्टर में हम लोग सबसे पहला फैक्टर देख रहे हैं फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिजॉर्प्शन। जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उतना ज़्यादा रिजॉर्प्शन होगा। तो और अगर हम लोग इसको देखें तो रिजॉर्प्शन मतलब रेसिडुअल रिजॉर्प्शन में इंक्रीज इन पेशेंट विद द पैराफंक्शनल हैबिट सच एज क्लेंचिंग, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ। अब ये जो जिन पेशेंट्स में ऐसी हैबिट्स होती हैं जैसे क्लेंचिंग ऑफ टीथ करना, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ करना, तो अगर ये हैबिट्स हैं तो इनमें रेसिडुअल रिजॉर्प्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम लोग देखें RRR इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डैम्पिंग इफेक्ट। अब हम देखते हैं डैम्पिंग इफेक्ट क्या होता है। तो damping effect takes place in the mucoperiosteum which is viscoelastic in nature। जनरली ये जो डैम्पिंग इफेक्ट है, डैम्पिंग इफेक्ट को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, एनर्जी एब्जॉर्प्शन भी बोल सकते हैं। डैम्पिंग इफेक्ट को हम लोग एनर्जी एब्जॉर्प्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरली कहाँ पे होता है, म्यूकोपेरियोस्टियम में होता है। विच इज़ विस्को इलास्टिक इन नेचर, जो कि जिसकी जो नेचर कैसा है, जिसका विस्को इलास्टिक नेचर का है। तो जनरली ये किस में होता है, म्यूकोपेरियोस्टियम में होता है, यानी एनर्जी अब्जॉर्प्शन किस में होती है, म्यूकोपेरियोस्टियम में होती है। तो एनर्जी अब्जॉर्बिंग क्वालिटी में इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रेसिडुअल रिजॉर्प्शन। तो ये जो एनर्जी अब्जॉर्प्शन की क्वालिटी है ये भी चेंज लाती है कि कैसे कैसे रिजॉर्प्शन हो रहा है। तो maxillary residual ridge is broader, flatter and has increased cancellous bone than the mandible, therefore has greater damping effect। यानी कि ये बोलता है जो मैक्सिला है हमारा, उसमें क्या होता है, कैंसिलियस बोन होती है, ठीक है। मैक्सिला में हमारे कौन सी होती है, कैंसिलियस बोन होती है और जनरली ये मैंडिबल से वाइडर होता है, ब्रॉडर होता है और ज़्यादा फ्लैटर होता है, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है कि जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन है वो भी
ज़्यादा होता है। एनर्जी एब्जॉर्प्शन अगर ज़्यादा हो रहा है तो रेसिडुअल रिज रिजॉर्प्शन कम हो जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है मैक्सिला में, तो जिसकी वजह से रेसिडुअल रिज रिजॉर्प्शन कम हो जाएगा। और जबकि यही सेम चीज़ मैंडिबल में देखें तो नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें कैंसेलियस बोन नहीं होती है। तो डैम्पिंग इफेक्ट उसमें, यानी एनर्जी एब्जॉर्प्शन, या फिर यहाँ पे हम लोग डैम्पिंग इफेक्ट भी लिख सकते हैं, डैम्पिंग इफेक्ट ज़्यादा है तो रिज रिजॉर्प्शन कम है, किसमें, मैक्सिला में। जबकि उसमें क्या होता है, मैंडिबल में एनर्जी एब्जॉर्प्शन या फिर डैम्पिंग इफेक्ट कम है तो रेसिडुअल रिज रिजॉर्प्शन ज़्यादा है। अब हम लोग प्रोस्थेटिक फैक्टर्स की बात करें कुछ, तो प्रोस्थेटिक फैक्टर में हमारा क्या आता है, जनरली इल फिटिंग डेंचर, ओवर एक्सटेंडेड डेंचर, या फिर ऐसे जो प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं जो पूरी रात पहन के रखता है पेशेंट, तो इन सब वजह से भी हमारा क्या होता है, रेसिडुअल रिज रिजॉर्प्शन होता है। तो एक्सेसिव स्ट्रेस रिजल्टिंग फ्रॉम द आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, अब हमने पेशेंट को नया नया कंप्लीट डेंचर दिया है, ठीक है, तो और उससे ये भी बोला है कि वो रात में ना पहने, लेकिन फिर भी अगर पेशेंट पहन के रखता है तो उसमें रेसिडुअल रिज रिजॉर्प्शन ज़्यादा होने लगता है, क्योंकि पहले तो उसे आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट मिल गया है जो कि उसके लिए अनकंफर्टेबल थिंग होगी, तो वो उसकी चीज़ को, मतलब जो उसका नेचुरल इन्वायरमेंट है उसे थोड़ा तो डैमेज करेगा ही करेगा। और अगर इस एक और चीज़ देखें तो लॉन्ग कंटिन्यूड यूज़ ऑफ इल फिटिंग डेंचर भी हमारा किसी तरह से रेसिडुअल रिज रिजॉर्प्शन करता ही करता है। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन की बात करें तो जो हमारा मेन गोल है, द गोल इज़ टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन द रिज एंड देयरफॉर टू रिड्यूस द रेसिडुअल रिज रिजॉर्प्शन। तो हमारा मेन गोल क्या है, टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फोर्स, पहले तो किसी तरह हमें फोर्स कम करना है। जब हम लोग ये मेनली कब पढ़ रहे हैं, जब हमें कंप्लीट डेंचर देना है, तो किसी तरह हमें क्या करना होगा, उसके ऊपर फोर्स कम करना होगा रिज के ऊपर, ताकि रिज रिजॉर्प्शन कम हो सके। इट कैन बी अकम्प्लीज बाय द फॉलोइंग, तो हमें ये चीज़ कर सकते हैं ताकि रिज रिजॉर्प्शन कम हो जाए। पहला क्या, ब्रॉड एरिया कवरेज करेंगे, रिड्यूस द नंबर ऑफ टीथ, जितना हो सके उतना कम नंबर ऑफ टीथ देने की कोशिश करेंगे, और अगर टीथ दे भी रहे हैं तो उसकी जो बक्कोलिंगुअल विड्थ है, जो हमारी बक्कोलिंगुअल विड्थ है उसको हम लोग कम रखने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा हम एनाटॉमिक टीथ यूज़ करेंगे और सेंट्रलाइजेशन को हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा अवॉइड करेंगे हम लोग इंक्लाइंड पेन्स को, एडिक्वेट टंग स्पेस भी देंगे और इंटरक्लूजल स्पेस भी देंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, कि जैसे हमें अगर रिज रिजॉर्ब है ऑलरेडी तो हमें क्या करना चाहिए, रिज का करेक्शन कैसे कैसे करना है, हमें रिज ऑगमेंटेशन करना है कि ग्राफ्टिंग करनी है, कैसे कैसे करनी है, ये सब हम लोग आगे एक चैप्टर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ सेव, शेयर एंड सब्सक्राइब, and if you want these notes then you can contact me on Instagram. The link is given in the description. So thank you so much.